चलिए आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया, एमएम अप्रोच को कंप्लीट किया। अब हम वॉल्टर मॉडल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्टर मॉडल का क्या फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले वो देख लेते, उस पर क्वेश्चन देख लेते, उसके बाद हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उस पर मूव ऑन करते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम वॉल्टर मॉडल का यहाँ पे सेकंड हमारा जो अप्रोच रहेगा वो है वॉल्टर मॉडल, ठीक है। चलिए, तो वॉल्टर मॉडल का हेडिंग दे दीजिए अपने नोट्स में, वॉल्टर्स मॉडल, ठीक है। तो वॉल्टर्स मॉडल का आप हेडिंग दे देंगे, उसे हाईलाइट कर देते हैं हम। ये आपका सेकंड फॉर्मूला अप्रोच, ठीक है। चलिए, तो वॉल्टर मॉडल क्या कहते हैं, वॉल्टर मॉडल कहते हैं कि अगर आप डिविडेंड डिसीजन करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करने का डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या रहेगा वो आपको जो है यहाँ पे वॉल्टर मॉडल के हिसाब से मिल सकता है। मतलब कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने पे शेयर की मार्केट प्राइस क्या रहेगी वो जानना है, तो वॉल्टर मॉडल कहता है। तो वॉल्टर मॉडल कहता है कि यहाँ पे अगर आप जो है डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, तो वॉल्टर मॉडल के हिसाब से मार्केट प्राइस क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए वॉल्टर मॉडल ने फॉर्मूला दिया है मार्केट प्राइस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में पी कहते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। इज इक्वल टू, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है वॉल्टर मॉडल का, कहता है कि डी प्लस आपको आर डिवाइड बाई के ई करना है, आर डिवाइड बाई के ई, और इनटू करना है अर्निंग माइनस डिविडेंड, ठीक है। सर यहाँ पे D1 होगा या फिर D0, यहाँ पे एक ही तरीके का डिविडेंड दिया जाएगा। वॉल्टर मॉडल में D1 D0 ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, सिंपली डिविडेंड आपको दिया जाएगा, वो कंसिडर करना है और काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे कोई रोल नहीं है D0 D1 का, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन में डिविडेंड दे रखा होगा, वो आपको उठाना है, यहाँ पे पुट करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। बेसिकली एमएम अप्रोच जो था वो बड़ा अप्रोच था, मतलब कि उसमें 3 फॉर्मूले थे। वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है स्टूडेंट को थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़े फॉर्मूलेस को याद करने के लिए। लेकिन अब से जो आपका सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का फॉर्मूलाज है वो डायरेक्ट फार्मूलाज है। मतलब कि फॉर्मूलाज याद करो, क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, पुट करो और क्वेश्चन ख़त्म करो। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिलैक्स हो जाइए, अब यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलेज जो है वो सिंपल ही देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे होल डिवाइड बाई के ही करना है। तो फॉर्मूला क्या बना, डी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बता दूँ मैं, डी का मतलब आपके पास में क्या हुआ, डी का मतलब हुआ डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, ये डी का मतलब हुआ। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा डायरेक्टली, हमें कोई एज्यूम नहीं करना है, रेट ऑफ रिटर्न का कोई कैलकुलेशन नहीं होता, डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, कॉपी पेस्ट करो और काम खत्म। के ई का मतलब तो वैसे भी आपको पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ई का मतलब आपको वैसे भी पता है, अर्निंग पर शेयर, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ईपीएस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस कैसे निकलता है, इनकम स्टेटमेंट अब आपको याद होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम बारी बारी से बहुत बार हम इसे रिपीट कर चुके हैं। तो ईपीएस कैसे निकलता है सर, पूरे का पूरा यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट लग जाता है, लास्ट में जो ईएटी निकलता है उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, तो वो क्या माना जाता है सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करने से हमें ईपीएस मिलता है। ये आपको याद होना चाहिए, मल्टीपल टाइम इसे रिवीजन कर चुके हैं, इतनी बार रिवीजन कर चुके हैं तो अब तो याद भी नहीं है कि कितनी बार रिवीजन करवाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ओके, इतना था ही फॉर्मूला है और काम ख़त्म। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक रूल मैं आपको लिखवाऊँगा इससे रिलेटेड, एक रूल मुझे लिखवाना है, ठीक है। फॉर्मूला ख़त्म हो चुका है, फॉर्मूला इतना सही था, आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है और ये पूरी की पूरी मेथड ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक दो रूल मुझे जो है इससे रिलेटेड लिखवाने हैं, वो आपको यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से फिर मैं रूल आपको जो है लिखवाऊँगा, ठीक है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे तो सिंपली डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, आपको सिंपली फाइंड आउट करना है, वैल्यू करना है पुट,
फॉर्मूले में और काम खत्म। कहता है कि देखिए एक्स वाई जेड अर्न करते हैं 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, मतलब कि ईपीएस गिवन है, अर्निंग पर शेयर, जिसे हम शॉर्ट में ई कहते हैं। ठीक है, ओके। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब सर के ई। ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब के ई होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि लिख लीजिएगा, नोट्स में कहीं पे भी लिख लीजिए, कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू ई के ई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह सकते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट कह सकते हैं, उसका मतलब होता है कि रेट आपका जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आर, रेट ऑफ रिटर्न जो मैंने कहा था। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न जो मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे ऑन इन्वेस्टमेंट भी जोड़ दीजिए अगर लिखना है तो, ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो आर माना जाता है, मतलब कि ये जो है के ई है और ये जो है वो आर है। कहता है कि कैलकुलेट करिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ शेयर्स एट द पे आउट रेशियो। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो आपको निकालना है, इससे रिलेटेड मुझे रूल लिखवाना है। जैसे ही आप रूल कंप्लीट कर लेंगे, रूल समझ लेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आर का मतलब क्या होता है और के ई का मतलब क्या होता है। सर ये तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, ये आप बता चुके हैं, तो फिर से बताने का क्या कारण रहा। देखिए, फिर से वो फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब बता रहा हूँ इस बार। ठीक है, वो आपका फुल फॉर्म था कि आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और के ई का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन रेट या फिर कहे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये फुल फॉर्म था। अब हम इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब समझें, जैसे ही समझ जाएंगे आप सिंपली सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। देखिए, आर का मतलब होता है यहाँ पे कि जो कंपनी अर्निंग कर रही है। ठीक है, रेट एट विच कंपनी इज अर्न। ठीक है, ये वो रेट है जो कंपनी अर्न कर रही है। ठीक है, मतलब कि कंपनी की अर्निंग कितने रेट के हिसाब से हो रही है, तो उसका मतलब होगा आर। ठीक है, लेकिन के का मतलब होता है कि रेट एट विच, यहाँ पे रेट एट विच लिखना है, रेट एट विच शेयर होल्डर्स इज अर्न। ठीक है, शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर जो है वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अर्न। अब देखिए यहाँ पे ये मतलब समझाने का कारण क्या रहा, बड़े आराम से देखिए। देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल, एग्जाम्पल अगर हम बताएं, तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आर मान लीजिए 10% है, आर 10% है, और के ई जो है, के ई जो है वो 12% है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए। ठीक है, मीन्स, इसका मतलब समझिए, मीन्स के ई का मतलब क्या है सर, शेयर होल्डर जो कमा रहे हैं, और आर का मतलब कंपनी कमा रही है। इतना याद होना चाहिए सर, के ई का मतलब होता है शेयर होल्डर कमा रहे हैं और आर का मतलब कंपनी कमा रही है। अब सिंपली मुझे ये बताइए कौन ज़्यादा कमा रहा है सर, शेयर होल्डर कमा रहे हैं ज़्यादा या फिर आर मतलब कि कंपनी ज़्यादा कमा रही है। सर यहाँ पे सिंपली हमें दिख रहा है कि जो है शेयर होल्डर्स ज़्यादा कमा रहे हैं, 12% रिटर्न कमा रहे हैं। मतलब कि इसका रिटर्न का मतलब ये 12%, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि शेयर होल्डर जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर 12% की अर्निंग कर रहे हैं, जबकि आर 10% है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कंपनी जितना इन्वेस्टमेंट कर रही है उस पर 10% की अर्निंग कर रही है। तो कौन ज़्यादा अर्निंग कर रहा है सर, शेयर होल्डर ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, शेयर होल्डर ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ शेयर होल्डर ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं।
ठीक है, यही मतलब निकल के आया। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंपनी को डिविडेंड डिसीजन लेना है तो यहाँ पे डिविडेंड शेयर होल्डर को दे देना चाहिए। मतलब कि इसका और एक मीनिंग निकल के आता है, जो हमें मेन ये पॉइंट है, मेन ये पॉइंट है कि डिविडेंड हमें बांट देना चाहिए। डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर, ठीक है, शुड बी डिक्लेयर। डिविडेंड को डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्यों डिक्लेयर कर देना चाहिए? क्योंकि जितना कंपनी, देखिए दो ही चीज़ हो सकती है, या तो कंपनी अपने के जो अर्निंग हुई वो अपने पास रहने दे, या फिर शेयर होल्डर को दे दे, ठीक है, एज अ डिविडेंड। अब अगर शेयर होल्डर को देंगे तो शेयर होल्डर कितना कमा लेंगे उस पर 12%, लेकिन अगर कंपनी खुद के पास रखेगी तो 10% कमाएगी। तो क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर को देना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर ज़्यादा कमा पा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है शेयर होल्डर को देना मतलब कि डिविडेंड बांट देना चाहिए। यहीं पे ये क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 1, अगर यहीं पे मैं एग्जांपल नंबर 2 लूँ, एग्जांपल नंबर 2 मैं कहता हूँ कि R इज इक्वल टू 12% है और के ई 10% है, तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मीन्स कंपनी जो है वो ज़्यादा कमा रही है। आर का मतलब कंपनी कमा रही, तो कंपनी ज़्यादा कमा रही है, ठीक है, अर्निंग कर रही है, वही वर्ड लिखते हैं, ज़्यादा अर्निंग कर रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी ज़्यादा कमा पा रही है तो क्या शेयर होल्डर को पैसा दे देना चाहिए? देख लीजिए कंपनी ज़्यादा कमा रही है 12%, ठीक है, 12% कंपनी कमा रही है, तो ज़्यादा कौन कमा रहा है? कंपनी। तो यहाँ पे क्या शेयर होल्डर को पैसा दे देना चाहिए? आंसर इज़ नो, शेयर होल्डर को यहाँ पे पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर के पास पैसा गया तो वो 10% अर्निंग करेंगे, लेकिन अगर कंपनी के पास पैसा रहा तो वो 12% अर्निंग करेगी। तो यहाँ पे डिविडेंड शुड नॉट बी डिक्लेयर, डिविडेंड हमें देना ही नहीं चाहिए, ठीक है, डिविडेंड शुड नॉट बी डिक्लेयर, शुड नॉट बी डिक्लेयर। बस ये दो एग्जांपल आपको समझ आ जाते हैं तो वॉल्टर मॉडल ख़त्म। एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये दो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, पूरे का पूरा वॉल्टर मॉडल आपका ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे आपके सामने ही वो सिंपल बात हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि ऑप्टिमम, ऑप्टिमल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमल डिविडेंड आपको पूछा जा सकता है। कि क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा कि भाई ऑप्टिमल डिविडेंड कितना होना चाहिए वॉल्टर मॉडल के हिसाब से, तो बताइए। तो जब भी आपको पूछा जाए कि ऑप्टिमल मॉडल, या फिर डायरेक्टली आपको कहा जाएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है, ऐसा वर्ड यूज़ करा जाएगा। तो जैसे ही ऐसा वर्ड यूज़ करा जाए आपको सिंपली दो चीज़ें देख लेनी है, एक आर देख लो, एक के ई देख लो, ठीक है। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है सर? ज़्यादा अगर के ई है मतलब कि शेयर होल्डर ज़्यादा कमा रहे हैं तो डिविडेंड दे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आर ज़्यादा है तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए, बस ये हमारे को याद रखना है, यही रूल है, ठीक है, यही रूल है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपये, के ई कितना है 10%, आर कितना है 12%, ठीक है। अब कहता है, देखिए वर्ड क्या यूज़ करा, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको निकालना है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है कि वो आप पे ये क्वेश्चन छोड़ रहा है कि आप बताइए कि डिविडेंड देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे, तो ऑप्टिमम डिविडेंड आपको पूछा गया है, तो बताइए आर कितना है और के ई कितना है? आर कितना है 12% और के ई कितना है 10%, ठीक है। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? तो दोनों में से ज़्यादा अगर देखा जाए तो आर ज़्यादा है। आर का मतलब क्या होता है सर? कंपनी ज़्यादा कमा रही है, कंपनी ज़्यादा कमा रही है, ठीक है, ज़्यादा
अर्निंग कर रही है, ठीक है। तो यही मतलब हुआ, मतलब कि कंपनी ज़्यादा अर्निंग कर रही है। तो बताइए हमारे रूल के हिसाब से अगर कंपनी ज़्यादा अर्निंग करती है तो क्या डिविडेंड देना चाहिए? आंसर इज़ नो, डिविडेंड हमें जो है डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, सिंस आर जो है वो ग्रेटर देन है के, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहेगा? ज़ीरो। डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए, तो हमें फॉर्मूला पुट करना है, डी की जगह ज़ीरो पुट कर देना है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, वैल्यू पुट करिए, आंसर ख़त्म, ठीक है। ये आंसर यहाँ तक ही है, ये आंसर जो है वो यहीं तक है, ठीक है। ये आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है। देखिए क्वेश्चन अगर पूछता है कि प्रूव करिए तो ही हमें यहाँ पे बताना है। हमें दो क्वेश्चन पूछे थे, एक ऑप्टिमम पे आउट रेशियो बताइए और प्राइस बताइए शेयर की, तो दोनों ही चीज़ बता दी। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0 रहेगा और प्राइस कितनी रहेगी? 120, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जाए प्रूव करिए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज से, ये ज़रूरी नहीं है 25%, 50% लो, आपके मर्जी, 20% ले लीजिए, 35% ले लीजिए, उसके तरह प्रूव करिए। ये प्रूव क्या करना चाहते हैं ये देखिए, प्रूव ये करना चाहता है कि देखिए रूल बिल्कुल सही है, रूल कहता है कि हमें डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। अगर आप डिविडेंड पे करोगे तो मार्केट का प्राइस हिल जाएगा। ये डिविडेंड नहीं पे करने की वजह से जो मार्केट का प्राइस आता है वो हाईएस्ट रहता है, ठीक है। अब ये रूल के खिलाफ जाके अगर आप डिविडेंड पे करोगे तो मार्केट का प्राइस गिर जाएगा। आप देखना चाहते हो तो देख लो, मान लीजिए 25% दे रहे हम, डिविडेंड देना चाहते हैं, ठीक है। तो अर्निंग कितनी है? ईपीएस कितना है? ईपीएस जो है वो यहाँ पे आपके पास में 10 रुपये है। अब मान लीजिए 25% हम जो है डिविडेंड बांट रहे हैं, 10 रुपीज़ का 25% करिए, मतलब कि 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपीज़ डिविडेंड बांट रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में, 2.5 रुपीज़ डिविडेंड की जगह वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे 2.5, आर की जगह आर की वैल्यू, के ई की जगह के ई की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बताइए कितना आंसर आ रहा है? 115। मतलब कि कहीं ना कहीं आपका वैल्यू गिर जाएगा अगर उससे ज़्यादा डिक्लेयर करोगे डिविडेंड। मान लीजिए 50%, ये एजम्पशन है, आप चाहे तो 40% के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहे तो 35% के हिसाब से। दो तीन एजम्पशन लेके आपको प्रूव करना होता है, लेकिन क्वेश्चन ने आज तक कभी ऐसा नहीं पूछा कि प्रूव करके दिखाइए, राइट। लेकिन यहाँ पे गिवन है तो हम यहाँ पे एक बार देख लेना चाहिए कि हमें प्रूव करने के लिए अगर पूछा जाए तो 2-3% अपने हिसाब से, 20%, 35% के हिसाब से प्रूव कर देने का, ठीक है। मान लीजिए 50% अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो ईपीएस कितना है? 10 रुपये। 50% डिविडेंड दे देते हैं, मतलब कि ₹5 डिविडेंड दे देंगे। तो देखिए डी की जगह 5 पुट करेंगे, आर की जगह के ई की जगह, वो तो वैल्यू हमें पता ही है। आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 110। कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस गिरता जा रहा है, रूल के खिलाफ जाएंगे तो मार्केट प्राइस गिर जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको कहना चाहता है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 छोटा सा ही पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए क्या पॉइंट कहना चाहता है। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 3, नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट का मतलब होता है आपका ईबीटी, ठीक है। सॉरी, ईबीटी में से टैक्स माइनस करना है, मतलब कि ईबीटी माइनस टैक्स। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ईबीटी माइनस टैक्स, या फिर इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये ईएटी है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी लिख दीजिए, ठीक है, ईएटी, ओके। शॉर्ट में नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये वो अर्निंग रहती है, ये नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ये वो अर्निंग है जहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स वगैरह सब कुछ माइनस हो चुका है। ये डायरेक्ट आपका जो है वो क्या बन चुका है? डायरेक्ट आपका बाय जो हम शेयरेबल आपका प्रॉफिट है, मतलब कि हम अपने शेयर होल्डर को हम जो है ये प्रॉफिट बांटेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मौका किसको दिया जाता है? अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले डिविडेंड बांटा जाएगा, फिर कुछ बचेगा तो उसे हम कहेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अगर मैं आपको वापस से इनकम स्टेटमेंट याद करवा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वापस से मैं आपको इनकम स्टेटमेंट याद करवा देता हूँ ताकि आपको जो है वो चीज़ रिवाइज हो जाए। इनकम स्टेटमेंट हेडिंग दे दीजिए, आप भी इसे नोट डाउन कर लेंगे। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक चैप्टर में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बताइए स्टार्ट कहाँ से होता है? सेल्स से।
सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करने से हमें EBIT मिलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से हम सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे ही इंटरेस्ट माइनस करेंगे ये जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे। और टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे हम कहते हैं EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, और इसमें से हम जो है प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड बांटना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो जो भी अमाउंट बचेगा उसे हम कहेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, और EPS निकालना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर, लेकिन कौन से, इक्विटी शेयर। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये डिटेल में मेरे साथ आप क्वेश्चन के साथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही नंबर ऑफ शेयर करेंगे ये EPS, ये पूरे का पूरा फॉर्मेट में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन लेके आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, EPS आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होती है, इसे एक बार आप जो है इनकम स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेंगे, जहाँ पे कुछ चीज़ों को, और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे आप कि EBIT को दूसरे नाम से, EBIT को दूसरे नाम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है, वो भी आप लिख लीजिए इसके साथ ही साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है। EAT को हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, EAT मीन्स नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज़ भी आप लिख लीजिए इसी के साथ। इतनी चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, यह आपका पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये पूरे का पूरा फुल इनकम स्टेटमेंट होगा, ये चीज़ आप जो है यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, लीजिए आपका इनकम स्टेटमेंट मैंने फिर से आपको एक बार रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, तो देखिए नेट प्रॉफिट, तो EAT आपको गिवन है सबसे पहले क्वेश्चन में, अगर देखें तो प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे रखा है 12% वाले, 100 लाख, तो इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आपको मिल जाएगा 100 लाख इंटू 12% करेंगे, मतलब कि 12 लाख आपका जो है क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ EAT आपका 30 लाख रुपीज़ है, प्रेफरेंस डिविडेंड 12 लाख रुपीज़ है, नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख रुपीज़ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब आपका R है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, मतलब कि आपको क्वेश्चन में R गिवन है, R 20% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका 16% है। ठीक है, कहता है कंप्यूट करिए अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 42। इस बार इसने कहा है कि मार्केट प्राइस हम आपको देते हैं, शेयर की प्राइस हम आपको देते हैं 42 है, लेकिन आप बताइए कि हमने कितना डिविडेंड पे आउट करा होगा, वो आप हमें बताइए। मतलब कि ये कहना चाहता है कि हमने डिविडेंड तो पे किया है, जिससे हमारा शेयर का प्राइस भी 42 हो चुका है। ठीक है, लेकिन इस बार आप जो है वॉल्टर मॉडल की हेल्प से आप हमें बताएंगे कि हमने डिविडेंड कितना पे आउट करा होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले डी,
तो डी तो क्वेश्चन ने पूछा है खुद, तो डी की जगह तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं हम यहाँ पे अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 4, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट्स से डिस्कस करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास में ईएटी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना है, 30 लाख रुपीज़। ठीक है, 30 लैक्स। फिर ये प्रेफरेंसेस क्यों दिया है वो पता नहीं, आगे देखते हैं। आगे जो जो हमारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले लिखते हैं, उसकी बाद की इन्फॉर्मेशन बाद में देखेंगे। रेट ऑफ आपको यहाँ पे रिटर्न दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न 20% है, और के ई आपको गिवन है 16%। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे पूछा नहीं कि डिविडेंड पे करना चाहिए या फिर नहीं, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं पूछा है। इसने कहा कि ऑलरेडी हमने डिविडेंड पे कर दिया है जिससे मार्केट प्राइस 42 हो चुका है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि हमने कितना डिविडेंड पे किया होगा। डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुका है, आपको वो अमाउंट निकालना है। तो देखिए, मोल्टन मॉडल के हिसाब से इसका फॉर्मूला सबसे पहले पुट करेंगे, P इज इक्वल टू डी प्लस आपके पास में यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका R डिवाइड बाई के ई, R डिवाइड बाई के ई इंटू करेंगे अर्निंग माइनस डिविडेंड, और डिवाइड बाय करेंगे के ई। ठीक है, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला रहता है आपके पास में। क्वेश्चन ने डी तो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इसका मतलब डी की जगह तो कुछ वैल्यू पुट करनी नहीं है। पी पता है, हाँ क्वेश्चन ने कह रखा है 42, ये 42 है। डी की जगह कोई वैल्यू पुट करनी नहीं है क्योंकि डी तो वो खुद ही हमें फाइंड आउट करना है। आर क्वेश्चन में दे रखा है 20% है। इसके बाद के ई बताइए, के ई कितना है? क्वेश्चन ने कहा है 16% है, क्वेश्चन ने 16% दे रखा है। अर्निंग कितनी है? ई, अर्निंग नहीं दे रखी। डिविडेंड तो हमें खुद ही निकालना है, मतलब कि डिविडेंड की जगह तो कुछ वैल्यू पुट नहीं करनी है, लेकिन अर्निंग क्वेश्चन से हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, और के ई हमें 16% गिवन है। अर्निंग कितनी होगी वो फाइंड आउट करिए, उसी के लिए आपको ये चीज़ गिवन है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ पे डिविडेंड आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स। इसीलिए मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ा दिया है। देखिए, ईएटी आपको गिवन है यहाँ पे, अगर देखें तो नेट प्रॉफिट, जिसमें से अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दें तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, जिसमें से हम अगर नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दें, ठीक है, जिसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा? ईपीएस। ईपीएस का मतलब अर्निंग, ई मिल जाएगा। ठीक है, वही तो हमें चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम उसे कैलकुलेट करके यहाँ पे अर्निंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अर्निंग निकालें तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। बताइए, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, पीडी। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बताइए? प्रेफरेंस डिविडेंड है आपके पास में 100 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर से 12% वाले, तो 100 इंटू 12% करिए तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 लाख, जिसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, 12 लैक्स कैसे आया? 100 लैक्स इंटू 100 लैक्स इंटू 12%। ठीक है, 12%, तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। तो ये हमें 12 लाख माइनस करना है। 12 लाख जैसे ही माइनस करेंगे हम, तो हमें यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा। ठीक है, अर्निंग फॉर इक्विटी। ठीक है, अर्निंग फॉर इक्विटी हमें मिल जाएगा, कितना है? 30 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18 लैक्स। ठीक है, 18 लैक्स। ठीक है, और इसी में से अगर हम निकालना चाहे ईपीएस कितना होगा, जिसे हम शॉर्ट में ई कहते हैं। ठीक है, तो ये ई आपका कितना निकल के आएगा? ई इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस भी कह सकते हैं।
18 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बताइए कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन ने गिवन होगा 3 लाख, ठीक है, 3 लाख आपके शेयर्स है। तो बताइए ई कितना होगा सर। ई होगा आपके पास में 18 डिवाइड बाई 3, मतलब कि 6 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ई आपका कितना होगा 6, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में आ जाती है 6, ठीक है। ये 6 हमारे पास में आंसर आ गया। लो जी, क्वेश्चन ख़त्म, वैल्यू पुट कर दीजिए और क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पे हम जो है अर्निंग की जगह 6 पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 16% जो है वो क्वेश्चन की सामने जाके आ जाएगा, ठीक है। ये 42 को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, 42 पी है और इज इक्वल टू इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से होना चाहिए, P इज इक्वल टू ये आपके पास में, राइट। प्रेजेंटेशन ठीक से होना चाहिए। तो यहाँ पे 16% यहाँ पे जाके इंटू हो जाएगा, मतलब कि 42 इंटू 16% कितना आएगा 6.72, ठीक है। डी तो ऐसा कैसा ही रहेगा, बताइए। 20 डिवाइड बाई 60% है, मतलब कि 0.2 डिवाइड बाई 0.16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.25। और यहाँ पे 6 माइनस डी। अब इसे और ज़्यादा फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो 6.72 को यहाँ पे रहने देते हैं ऐसे ही, प्लस ये 6 इंटू 1.25, तो 7.5 यहाँ पे आंसर आएगा, और माइनस 1.25 डी, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब ये 1 डी है, ठीक है, ये 1 डी है। यहाँ पे माइनस कितना है 1.25, तो ये अगर हम करेंगे तो माइनस पॉइंट आपका 25 डी होगा, जिस इस तरफ भेज देते हैं, मतलब कि 0.25 डी प्लस हो गया। और यहाँ पे 7.5 है, जिसमें से हम 6.72 को माइनस कर देंगे, तो आपका डी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना। डी इज इक्वल टू आ जाएगा, सोल्व करें तो ₹3.12। अब यहाँ पे आंसर तो आपका आ गया, ठीक है, डी इज इक्वल टू 3.12। लेकिन क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेना कि क्या क्वेश्चन ने डिविडेंड का अमाउंट पूछा था या फिर रेशियो पूछा था। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो कैलकुलेट करिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा है, मतलब कि परसेंटेज में अमाउंट पूछा है। मतलब कि 3.12 रुपीज़ कितने रुपीज़ पे हमने पे करा है, तो अर्निंग कितनी है टोटल 6 रुपये की, जिसमें हमने डिविडेंड कितना पे करा 3.12, मतलब कि परसेंटेज क्या हुआ, तो सर परसेंटेज हुआ यहाँ पे रेशियो जो है, डिविडेंड का रेशियो क्या हुआ सर, डिविडेंड का रेशियो हुआ, रेशियो इज इक्वल टू 3.12 कितने पे करा है, पूरे 6 रुपये पे। मतलब कि 6 रुपये की कंपनी को अर्निंग होती है, जिसमें 3.12 रुपीज़ के हिसाब से डिविडेंड बांट देती है। इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे रेशियो आपको आ जाएगा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो है कितना, डिवाइड बाई 6%, तो यहाँ पे 52%। मतलब कि जितना भी अर्निंग कर रही है कंपनी 52% एज अ डिविडेंड बांट रही है, ठीक है। इसका मतलब ये निकल के आता है। तो लो जी, ये क्वेश्चन ख़त्म। सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 52% आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। मेन पॉइंट यहाँ पे यही था कि नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग यहाँ पे अमाउंट प्रेफरेंस शेयर आपको दे रखे, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर, जिससे आपको डिविडेंड मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दो चीज़ तो आपको वैसे ही पता है, ये तीन चीज़ की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आप अटक सकते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया। बेसिकली आपको इनकम स्टेटमेंट क्लियर है तो सारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका वॉल्टर मॉडल ख़त्म हो जाता है। अब आप नेक्स्ट मेथड को हेडिंग देंगे। नेक्स्ट मेथड आपकी थर्ड, ठीक है, गॉर्डन मॉडल, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मुझे यहाँ पे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। गॉर्डन मॉडल हेडिंग दीजिए, गॉर्डन मॉडल आप हेडिंग दे दीजिए, गॉर्डन मॉडल, ठीक है। फॉर्मूला आप बताएंगे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये मॉडल लिखना है, गॉर्डन मॉडल्स, ठीक है। फॉर्मूला आप बताएंगे, हाईलाइट कर देते हैं, गॉर्डन मॉडल।
फॉर्मूला अभी तक आपको याद आ जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि हम डिविडेंड डिसीजन नाम के चैप्टर में सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हालांकि मॉड्यूल में हो सकता है कि आपको दूसरा कोई फॉर्मूला दे रखा हो, लेकिन हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 और प्लस क्या करते थे जी को निकालने के मैंने दो फॉर्मूले वहाँ पे बताए थे। मैंने कहा था कि वहाँ पे दो फॉर्मूले रहते हैं। ठीक है, उसमें से एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे याद करवा देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम यही यूज़ होता है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का जो चैप्टर हमने पढ़ा है, आपने नोट डाउन किया होगा नोट्स को। नोट्स ओपन करिए, दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। उसमें से कुछ एक फॉर्मूला ऐसा था कि जहाँ पे G इज इक्वल टू मैंने लिखवाया था B इंटू आर, जिसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था। ठीक है, B का मतलब क्या होता है सर? B का मतलब होता है रिटेन अर्निंग, रिटेंशन रेशियो। ठीक है, रिटेन अर्निंग रिटेंशन रेशियो कह सकते हैं, ये परसेंटेज में होता है इसलिए रेशियो वर्ड यूज़ करा गया। और आर का मतलब तो वैसे भी आपको पता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इतनी सी चीज़ है यहाँ पे। दूसरा एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, लेकिन वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में जहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो देखेंगे तब। यहाँ पे सिंपली आपको ये फॉर्मूला मेनली यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखवा दिया। दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लिखवाए, वहाँ से आप रिवाइज करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में जब आएगा तब मैं डायरेक्ट वहाँ पर आपको जो है बता दूंगा कि ये फॉर्मूला है, हमने पढ़ाया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। आप जल्दी से उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब D1 का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और मैंने वहाँ पे ये भी लिखवाया था कि कई बार जो है क्वेश्चन में D1 डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, वो D0 देता है। तो क्या फॉर्मूला रहता है D1 का? तो D1 का फॉर्मूला होता है D1 इज इक्वल टू D0 प्लस G। ठीक है, ये भी मैंने आपको लिखवाया है। ये सारा का सारा मैं क्वेश्चन के थ्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे सिंपली आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो वो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो D1 इज इक्वल टू D0, D0 का मतलब होता है डिविडेंड पेड। ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी रिवीजन करवा चुका हूँ। यह आपका जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम एक एक क्वेश्चन के थ्रू ये पढ़ाते हैं। ठीक है, कि D1 कैसे यूज़ होता है, D0 कैसे होता है, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं और जो मैंने आपको यहाँ पे वापस से बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में थी। इतनी चीज़ क्लियर है तो आपके पास में सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है कि एक्स लिमिटेड इज़ अ नो ग्रोथ कंपनी, मतलब कि इनके पास में कोई ग्रोथ है ही नहीं। ठीक है, मतलब कि ग्रोथ क्या है? ज़ीरो है। नो ग्रोथ कंपनी का मतलब क्या है? नो ग्रोथ कंपनी का मतलब है G इज इक्वल टू ज़ीरो है। और जैसे ही ग्रोथ वर्ड आ जाता है हमें पता चल जाता है ये गोल्डन मॉडल है। ठीक है, तो G इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। इसके बाद डिविडेंड कहता है 5 रुपये है। ठीक है, और डिविडेंड कुछ भी नहीं कहा होता है कि पेड है या फिर एक्सपेक्टेड। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही बता दिया था कि अगर कुछ भी नहीं कहा तो वो D1 है। ठीक है, वो D1 है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको KE गिवन है, KE गिवन है आपको 10%। ठीक है, तो KE 10% गिवन है। D1 आपको कितना? 5 रुपये गिवन है, ₹5। ठीक है, ₹5। और आपको कहा है करंट मार्केट प्राइस, मतलब कि P0 आपको खुद निकालने के लिए कहा गया है। तो वैल्यू हम पुट करेंगे, वैल्यू आप जो है यहाँ पे पुट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हेडिंग देंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला अलग है इनसे, तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन मुझे करवाने पड़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 फॉर्मूला पहले पुट करेंगे। पहले ही हमें पता चल गया गोल्डन मॉडल है क्योंकि ग्रोथ एक में वो सिर्फ और सिर्फ किसके फॉर्मूले में आता है? सिर्फ और सिर्फ गोल्डन के फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ पे गोल्डन का फॉर्मूला पुट करेंगे। गोल्डन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि E इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G। यही फॉर्मूला है। क्वेश्चन ने कहा है G तो ज़ीरो है। ठीक है, G आपका जो है वो ज़ीरो है।
तो उसकी जगह तो 0 पुट कर दिया। D1 कितना है, क्वेश्चन ने कहा 5 रुपये है। D1 कितना है, 5 रुपये, ठीक है। तो 5 रुपीज़ D1 है। मार्केट प्राइस मतलब कि P0 तो वो खुद निकालने के लिए कह रहा है, तो P0 की जगह P0 ही पुट करना पड़ेगा। और KE क्वेश्चन ने गिवन है 10%, तो वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो P0 कितना होगा बताइए। तो P0 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा। P0 सामने चला जाएगा, 10% यहाँ पे आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 10% मतलब कि ₹50, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास में सॉल्व। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, नो ग्रोथ कंपनी थी, ग्रोथ इज इक्वल टू 0 था। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कहता है कि एक कंपनी है जिनके पास शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख की है, 10 रुपये के हिसाब से इनका एक शेयर है। करंटली वो जो है 20% के हिसाब से डिविडेंड पे कर रही है। अब डिविडेंड परसेंटेज में होता है तो बताइए परसेंटेज किसके होते हैं सर, ईपीएस के, अर्निंग प्राइस पर शेयर, ठीक है। तो ईपीएस के परसेंटेज होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है शेयर का वैल्यू तो दे रखा है 10 रुपये पर शेयर, ठीक है। अगर और कुछ नहीं गिवन है तो 10 रुपये का 20% कर देंगे। लेकिन आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ने से आगे पता चलेगा, ठीक है। कहता है कि ग्रोथ, ये वर्ड यूज़ करने से ही हमें पता चल गया ये गोल्डन मॉडल है, ठीक है। कहता है ग्रोथ रेट जो है वो 2% है। ओके जी, तो ग्रोथ रेट आपका जो है 2% है। और आगे कहता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है ये आर आपको गिवन है 15%, ठीक है। तो ये आर आपको गिवन है 15%। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को हम लिख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन सोल्व कर पाए। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो आर 15% है, आपका ग्रोथ दे रखा है जी 2% है, ठीक है। और आगे कुछ बताया है कुछ, ये डी है, डी आपका और कुछ डी से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। 20% है और 10 रुपये पर शेयर वो खुद कह रहा है, तो 10 रुपये का ही 20% करेंगे, राइट। ये 10 को ही हम क्या मान के चलेंगे सर, ये 10 ईपीएस है और ईपीएस का 20% डिविडेंड बांटेंगे, राइट। तो 10 का 20% करिए सर, 2 रुपीज़, रुपीज़ 2, 2 रुपीज़, रुपीज़ 2, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्मूला पुट करेंगे मेरे से पहले आप। इलस्ट्रेशन नंबर 6, अब तक आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाना चाहिए, सॉल्यूशन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक रूल अभी भी बाकी है, मैं आपको कभी भी लिखवा सकता हूँ। स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, फास्ट ज़रूर कर सकते हैं, अपनी स्पीड जो है वीडियो की वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं कर सकते। फॉर्मूला बताइए, गॉर्डन मॉडल है, पता चल चुका है, के इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0, ठीक है, और प्लस जी, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। D1 कितना है, D1 हमें गिवन है 2 रुपये। P0 तो वो खुद कह रहा है कि प्राइस ऑफ मार्केट तो आपको खुद निकालना है, ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर, सॉरी, प्राइस ऑफ शेयर तो खुद निकालना है। तो P0 की जगह कुछ नहीं पुट करेंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या है, G इज इक्वल टू, इसने खुद कहा है ग्रोथ रेट आपका 2% है, ठीक है। 2% को हम 0.02 ही लिखिए, ठीक है, परसेंटेज को कन्वर्ट कर दीजिए 0.02, आता है ना, 2 डिवाइड बाई 100 करने से ही आएगा 0.02। ये तो आपको सीधी सी बात है, छोटी बात है। के ई इज इक्वल टू कितना है, के ई इज इक्वल टू, यह आपका क्या है सर, अच्छा यहाँ पे आर नहीं है, ये तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है, इक्विटी वर्ड तो हम भूल ही गए, ठीक है, मिस्टेक हो गई। रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब कि ये के ई है। सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है के ई। हमने इक्विटी तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो गलती हो गई। ऐसे सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमें समझ में आ गया। 15% के ई है, ठीक है। तो वैल्यू को जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे फुल काम करेंगे। 15% को हम क्या लिख सकते हैं सर, 0.15 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.15। अब यहाँ पे देखिए 0.02 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.15 माइनस 0.02 मतलब कि ये 0.13 आ जाएगा, 0.13, ठीक है। वो 0.13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई P0, ठीक है। अब P0 सामने चला जाएगा, 0.13 इस तरफ आ जाएगा, तो P0 इज इक्वल टू आपका क्या आंसर आ जाएगा, P0 इज इक्वल टू क्या, 15 पॉइंट, ये P0 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 0.13 और 15.38। और जैसे ही आप ये सोल्व करेंगे आपको यहाँ पे बड़ा सा एक इनाम दिया जाएगा, जो इस तरीके से,
और यहाँ पे लिखा जाएगा 0 मार्क्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने एक गलती करी होगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फ्लो में आपको समझा दिया, उसी तरीके से आप पढ़ेंगे एग्जाम में। स्टूडेंट यहाँ पे गलती करके आ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और गलती करके आए, इसलिए मैंने आपको बताया। शायद कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो यहाँ पे ज़रूर पढ़िएगा। सर जब हम डी की बात करते हैं तो ऑलवेज यहाँ पे इसका सेंटेंस पूरा पढ़ना है। कहता है इट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ऑलरेडी पेड है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है सर? डिविडेंड ऑलरेडी पेड है, और पेड है मतलब कि ये क्या D1 गिवन है? आंसर इज नो, ये D0 गिवन है। ठीक है, तो ये 2 रुपये क्या है सर? D0 है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है सर? डिविडेंड पेड है। ठीक है, डिविडेंड जो है वो पेड है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब डिविडेंड पेड है, जहाँ पे आपने गलती करी। और अगर D1 नहीं गिवन है तो हमें D1 निकालने का फॉर्मूला कहाँ है? D1 निकालने का फॉर्मूला कहाँ है? D0 अगर गिवन है तो D0 में ग्रोथ ऐड कर देना, D1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने गलती करी थी, राइट? तो यहाँ पे ऐसी गलती ना हो पाए, ऐसी गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो, मैक्सिमम स्टूडेंट इस तरीके से कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है, जिनकी गलती मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। जब हम बात करें गॉर्डन मॉडल की तो एक एक वर्ड आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो D1 नहीं गिवन है, D0 गिवन है, तो 2 प्लस हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ। ग्रोथ कितना है? 2%, तो ये आपको D1 मिलेगा। और KE तो हमारा वही है 15%, तो यहाँ पे 15%। अब आपका आंसर जो है वो मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 2% मतलब कि कितना है? 2.04। ठीक है, और यहाँ पे 0.13 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.15 हो जाएगा, ये 0.15, 15% मतलब कि 0.15। ठीक है, और 0.15 ये इस तरफ जाएगा तो 0.13 आएगा। अब 2.04 डिवाइड बाई 0.13, तो आंसर आपका आएगा 15.692। तो सर पहले हमारा 15.38 समथिंग आया था, तो क्या वो आंसर सही नहीं माना जाएगा? आंसर इज नहीं। वैसे देखिए पॉइंट में डिफरेंस आता है तो आंसर वो सही माना जाता है, लेकिन आपने पॉइंट में डिफरेंस नहीं है, आपका तो पूरे का पूरा कैलकुलेशन ही यहाँ पे गलत आया था। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पॉइंट में डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत तो वो आंसर करेक्ट माना जाता है, लेकिन आपका आंसर पॉइंट में डिफरेंस की वजह से नहीं था। आपका आंसर डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ पे मिस्टेक करी थी। मिस्टेक करने की वजह से आपका मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता, 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा। यहाँ पे भी इनका आंसर देख लीजिए, 15.69। ठीक है, एग्जैक्ट आपका मैच हो रहा है। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कौन सा कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी करवाएंगे। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपका क्या कहता है? कहता है एक फर्म है, क्या वर्ड यूज़ करा है? पेड। अब एक एक वर्ड आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एक वर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आपको आपकी मिस्टेक बता दिया, अब आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे। पेड है मतलब कि ये आपको D0 गिवन है, 2 रुपये, ₹2। आगे क्या कहता है? लास्ट ईयर वर्ड भी यूज़ करा है। कहता है एस्टिमेटेड ग्रोथ जो है कंपनी का वो 5% है। ठीक है, एस्टिमेटेड ग्रोथ मतलब कि G आपको गिवन है, G इज इक्वल टू 5%। ठीक है, डिटरमाइन करिए द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस। P0 खुद निकालने के लिए कह रहा है कि आप P0 खुद से निकालेंगे। कहता है कि इफ़ एस्टिमेटेड ग्रोथ जो रेट ऑफ डिविडेंड है, एस्टिमेटेड ग्रोथ और रेट ऑफ डिविडेंड कहता है राइज टू 8%, मतलब कि ग्रोथ अगर आपका जो है वो 2 का मतलब वो होता है क्या है? 8% ग्रोथ आपका हो जाए तो 2 और बाई ये 2 वर्ड होते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि अगर फॉल्स टू 3%, मतलब कि अगर जी जो है वो 3% हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, जी जो है वो 3% हो जाए तो क्या होगा वो बताइए। और आगे कहता है कि ऑल्सो फाइंड आउट द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर गिवन डेट द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% हो, मतलब कि ये आपका 15% है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे 15% है। इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था टू और बाई ये 2 वर्ड होते, दोनों वर्ड का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे लिख देते इंपॉर्टेंट नोट्स करके। ठीक है,
इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है। देखिए एक वर्ड होता है टू। टू वर्ड कब यूज होता है, देखिए टू कैसे यूज होता है, उसका क्या मीनिंग निकलता है। तो देखिए अगर एक एग्जांपल ले, तो एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक शेयर है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, शेयर है जिसकी प्राइस, शेयर प्राइस जो है वो मान लीजिए 100 है। और अब सेंटेंस में आपको कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ कि शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। शेयर प्राइस इज इंक्रीज्ड टू, ये वर्ड यूज कर रहा हूँ क्या, टू, 200 रुपीज़, 2 रुपीज़ 100, सॉरी 110, ठीक है। इंक्रीज हो चुकी है 110। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, इंटरप्रिटेशन निकलता है कि अब जो है शेयर की प्राइस, अब शेयर की प्राइस प्राइस रुपीज़ 110 हो गई है, ठीक है। अब शेयर की प्राइस कितनी, 110 रुपीज़ हो गई है, ओके। जब मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे टू की जगह बाई पुट करके देखता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा, इसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा यहाँ पे एग्जांपल कि मान लीजिए शेयर की प्राइस है, शेयर प्राइस ₹100, ठीक है। ये रुपीज़ है, ₹100 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरीके से करता हूँ कि शेयर प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, ₹110। ये बाय वर्ड यूज़ करने से क्या हो जाएगा, देखिए बाय यूज़ करने से आपका जो है ये अमाउंट ऐड करना होता है। मतलब कि ये कहना चाहता है आपके पास में, अब शेयर की प्राइस कितनी होगी, बाय वर्ड यूज़ करा है, ठीक है। बाय वर्ड यूज़ करा है, शेयर की प्राइस, बाई का मतलब होता है इतने से इंक्रीज हो चुका है, इतने से इंक्रीज हो चुका है, मतलब कि इतना हो चुका है। यह टू का मतलब होता है इतना हो चुका है, 110 हो चुका है। लेकिन बाई का मतलब होता है इतने से इंक्रीज हो चुका है, मतलब कि पहले जो 100 था, ₹100, उसमें और इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, कितना, ₹110। और अब कितनी शेयर की प्राइस हो चुकी है, शेयर की प्राइस हो चुकी है 110 प्लस 100, ठीक है। ये 210 हो चुका है, 210, ठीक है, हो गई है, ठीक है। अब प्राइस हो गई है। यही इंक्रीज की जगह डिक्रीज वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो 110 से डिक्रीज हो चुका है। अब शेयर का प्राइस माइनस में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे वो 90 आप ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वर्ड बेसिकली आपको यहाँ पे लिंक नहीं है, लेकिन ये दूसरे सब्जेक्ट में काफ़ी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये पॉइंट आपको पढ़ा दिया है। बेसिकली कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होता ही है। टू और बाई का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। टू का मतलब इतना तक हो चुका है प्राइस, और बाई का मतलब होता है इतने से इंक्रीज और डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये वर्ड मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है टू, मतलब कि 3% ही हो चुका है, मतलब कि 8% ही हो चुका है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है ना, हेडिंग दे दीजिए इलस्ट्रेशन नंबर, ये क्या हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। चलिए
सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आप मेरे से पहले। फॉर्मूला जो है वो मॉड्यूल में अलग दिया होगा, लेकिन हम हमारा ही फॉर्मूला एक ही यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हो चाहे डिविडेंड डिसीजन हो, हमें कोई कन्फ्यूजन चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उससे ही सॉल्व करेंगे सारा का सारा। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। उसके बाद ये दो क्वेश्चन के हिसाब से निकालेंगे। सबसे पहले करंटली हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बताइए गॉर्डन मॉडल का। पी जी आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है, के ई। के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी, ठीक है, ग्रोथ, राइट। ये आपके पास में आ जाएगा। सबसे पहले करंटली हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो हेडिंग दे देते हैं करंट, ठीक है। करंट पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो के ई कितना है 15%, वो तो चाहे कोई भी पोजीशन हो, के ई तो वही रहना है 15%। D1 आपका कितना है, तो ये D0 गिवन है ₹2। D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ₹2 में ग्रोथ ऐड कर देंगे। ग्रोथ का परसेंटेज बताइए। ₹2 में ग्रोथ ऐड कर देंगे तो 2 प्लस ग्रोथ कितना है, ग्रोथ यहाँ पे है करंटली ग्रोथ कितना है 5%। ये फिर ये क्वेश्चन को हम अलग से यहाँ पे देखेंगे। करंटली हम यहाँ पे पोजीशन देख रहे हैं तो 5% यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये D1 निकल के आ जाएगा। P0 कितना है, P0 तो निकालना है, क्वेश्चन ने खुद पूछा है। और ग्रोथ कितना है 5%, तो बताइए P0 कितना हो जाएगा। 0.05 इसकी जगह लिख सकते हैं। 5% मतलब कि 0.05, 0.05। और 15 मतलब 15% मतलब कि 0.15, 0.15। सबसे पहले एक ही काम करने का, ये जो प्लस में है वो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि 0.15 माइनस 0.05, तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली डिवाइड बाई चला जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1। और यहाँ पे 2+5% मतलब कि 2+5% मतलब 2.1, ठीक है। तो 2.1 डिवाइड बाई 0.1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा P0 इज इक्वल टू ₹21। ये करंट पोजीशन के हिसाब से है। अब एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि बताइए अगर हम ग्रोथ को राइज करके 8% कर दें, मतलब कि जी आपका 8% हो जाए, तो हमारा आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो पॉइंट नंबर 1 पूछा, वो कहता है कि इफ़ ग्रोथ जो है वो 8% हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, ग्रोथ की जगह 8% पुट कर देंगे, क्वेश्चन ख़त्म। D1 डिवाइड बाई P0 और प्लस ग्रोथ, ठीक है। के ई कितना है 15% इज इक्वल टू D1 कितना है, तो D1 नहीं पता, लेकिन D0 हमें पता है ₹2 है। इसमें ग्रोथ ऐड कर दो। इस बार ग्रोथ कितना है 8%, 8%, ठीक है। और P0 तो खुद निकालने के लिए कहा है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, प्लस कर देंगे यहाँ पे जी। जी कितना है इस बार 8%, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए। 8% मतलब कि 0.08 लिखेंगे, कन्वर्ट कर दो पॉइंट में, ठीक है। तो 0.08 और 15 मतलब कि 0.15%, 0.15% मतलब कि 0.15, 0.15। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, जो प्लस में दिख रहा है इस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में 0.15 माइनस 0.08 मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.7, 0.7 यहाँ पे जाएगा और P0 सामने आ जाएगा, तो P0 सामने और 0.7 नीचे चला जाएगा, डिवाइड बाई 0.07 है। और 2+8% मतलब 2.16, ठीक है। तो 2.16 डिवाइड बाई 0.07, तो यहाँ पे 2.16 डिवाइड बाई 0.07 मतलब कि आपका आंसर आएगा कुछ P0 इज इक्वल टू ₹30.85।
87, ठीक है। 86 भी आप लिख सकते हैं राउंड फिगर अगर आप करना चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे P0 इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने 1 पूछा था उसके हिसाब से। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो कहता है कि अगर इफ़ जो ग्रोथ है वो कितना हो जाएगा, ग्रोथ अगर 3% हो जाएगी, यहाँ पे 2 वर्ड ही है, मतलब कि 3% हो जाएगा, 3% से कम नहीं करना है, 3% ही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए, तो फॉर्मूला पुट करेंगे सबसे पहले, के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। के ई कितना है 15%, मतलब कि 0.15 लिख सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट में ही लिख देते हैं। D1 कितना है, D1 आपका कितना है 2 रुपीज़ है, ठीक है। D02 है, आपको इसमें ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। इस बार ग्रोथ कितना हो चुका है 3%, तो इसमें 3% ऐड करेंगे। P0 खुद फाइंड आउट करना है, ग्रोथ 3% है, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। P0 इज इक्वल टू बताइए, ये 0.15, सबसे पहला काम करेंगे, ये प्लस में दिख रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, 0.15 माइनस 0.03, तो ये हो जाएगा 0.12, ठीक है। तो ये 0.12 यहाँ पे नीचे चला जाएगा 0.12, और यहाँ पे 2 + 3% मतलब 2.06। तो बताइए P0 कितना आ रहा है, P0 आ जाएगा उसमें, P0 आपका 17.16 बार मतलब कि 1.666 इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 17.17, ठीक है। लेकिन ये रुपीज़ है, रुपीज़ लिखना भूलना नहीं है, रुपीज़ में आंसर आता है। P0 मतलब कि मार्केट प्राइस, प्राइस मतलब कि रुपीज़, तो यहाँ पे रुपीज़, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है। ये 21 जो कि हमारा आ चुका, ये 30.85 समथिंग आया था, 857, मतलब कि राउंड फिगर करा तो 30.86, और ये 17.17, ठीक है। तो तीनों आंसर हमारे मैच हो चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 21, 30.86 और यहाँ पे 17.7 हम लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक ये एक यहाँ पे डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे हर बार क्या फॉर्मूला पुट करना ज़रूरी, आंसर इज़ नो। एक बार आप मेन फॉर्मूला पुट कर दीजिए, उसके बाद हर बार आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन है। इन लोगों ने एक बार वैल्यू पुट करी, फॉर्मूला पुट करा, इस बार हर बार वैल्यू पुट करिए। तो इस तरीके से भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये पुल और आपका गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल से रिलेटेड एक और यहाँ पे जो मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना था, वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उससे रिलेटेड यहाँ पे रूल, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट कुछ इस तरीके से कि गॉर्डन मॉडल का जो या फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे रूल को लिख दिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कहता है कि गॉर्डन मॉडल, ये जो आपका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी, ये तभी अप्लाई होता है जब ग्रोथ रेट आपका कांस्टेंट हो। मतलब कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, ऐसा कहा है कि ग्रोथ रेट 5% है, इसका मतलब हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये कांस्टेंट है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये बताता है कि पहले साल ग्रोथ रेट जो है वो 10% है, दूसरे साल 15% है, तीसरे साल जो है वो 20% है, और चौथे साल से वो कांस्टेंट बना है 25%, ठीक है। तो पहले 3 साल जो है वो गॉर्डन मॉडल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट रेट नहीं है। जब वो कांस्टेंट बनेगा उसके बाद ही हम गॉर्डन मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल में है, एक बार देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही कुछ है। कहता है कि पहले 4 साल जो है वो 15% ग्रोथ रहा, उसके बाद कहता है 5वें साल से 5% ग्रोथ हो रहा है,
ठीक है, इनफाइनाइट पीरियड के लिए, मतलब कि फिक्स कब हुआ, 5वें साल से फिर 5% फिक्स हो चुका। तो ग्रोथ हमारा जो गॉर्डन मॉडल है, ग्रोथ रेट मॉडल है, ठीक है, वो कहाँ कब से अप्लाई होगा, केवल और केवल 5th ईयर से अप्लाई होगा, पहले 4 साल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंट्रिंसिक मार्केट वैल्यू आपको पूछी गई। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, लिख लेना। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, एक बार यहाँ पे हेडिंग लिख दीजिएगा, इसकी जगह आपको छोड़नी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए आपको थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। ठीक है, कितनी, तो एक पेज आप छोड़ दीजिए। ठीक है, एक पेज आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप जो है, अगर लेंथ के हिसाब से देखना चाहे तो लेंथ के हिसाब से आप देख लीजिए, इतना सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बड़ा होगा, क्योंकि इन लोगों ने डायरेक्ट शॉर्ट में आंसर दे रखा है, जो कि आपको समझ नहीं आएगा। हमें सिंपली हम जितना पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, नया कुछ नहीं करना है। राइट, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे 1 से 1.5 पेज आप छोड़ दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करवाऊँगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे आ जाइए ट्रेडिशनल मेथड पे। ट्रेडिशनल मेथड कहाँ है? लगता है वो न्यू सिलेबस में हटा दिया गया है। लेकिन ऐसे कैसे हटा दिया, ऊपर तो आपको हेडिंग में लिखा हुआ है लिंटर मॉडल। हेडिंग में तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4th मॉडल है लिंटर मॉडल। ओल्ड सिलेबस में तो पूरे का पूरा इलस्ट्रेशन था यहाँ पे, जो कि अब हटा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से लिंटर मॉडल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, लिंटर मॉडल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देख लेते हैं, उससे रिलेटेड कोई एक आध क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है क्या? नहीं है, लिंटर मॉडल से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिंटर मॉडल है, लेकिन यहाँ पे जो इससे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंटर मॉडल आगे लिखा रखा है। ठीक है, तो मैं लिंटर मॉडल का एक फॉर्मूला लिखा के छोड़ देता हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेंगे बाद में। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा कि क्या लिंटर मॉडल आपके सिलेबस में है या फिर नहीं। ठीक है, लिंटर मॉडल का एक बार फॉर्मूला लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिंटर मॉडल का एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, वो लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर सिलेबस में होगा तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और यही प्लेलिस्ट में आपको एडेड मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ जी मैंने वीडियो डाला है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4th हेडिंग दे देंगे आप अपना, 4th मॉडल, जो कि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में तो लिख रखा है लिंटर मॉडल है, लेकिन सिलेबस से यहाँ पे जो आपके अंदर बुक से हटा दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन सेफर साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर सिलेबस में होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वरना खामखा मेहनत नहीं करेंगे। तो लिंटर मॉडल, ठीक है, लिंटर्स मॉडल, लिंटर मॉडल का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि D1 = D0 प्लस, आपको ब्रैकेट में लिखना है EPS, EPS को हम शॉर्ट में ई कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इनटू करना है टारगेटेड पे आउट रेशियो, टारगेटेड पे आउट रेशियो। ठीक है, पे आउट रेशियो, जिसमें से हमें D0 माइनस करना है और ब्रैकेट को ख़त्म करना है, और इनटू हमें करना है AF। AF का मतलब होता है एडजस्टेड फैक्टर। ठीक है, और D0 का मतलब तो आपको पता ही है, डिविडेंड पेड, पेड का मतलब होता है आपका पास में D0। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करवा देता हूँ, वही आपका जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है वही करवा देता हूँ। ठीक है,
तो हमारी ये चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। अगर सिलेबस में है तो ठीक है, वरना एक छोटा-सा है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है इस पॉइंट पे। यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे कि क्वेश्चन में एक ले लेता हूँ। क्वेश्चन कहेगा कि भाई D0 अपना जो है वो 5 रुपये है, ठीक है। ईपीएस जो है, मान लीजिए ईपीएस आपका जो है वो 10 रुपये है, ठीक है। टारगेटेड पे आउट रेशियो जो है, 1 मिनट में यहाँ पे अच्छे से आपको जो है लिख दूँ। क्वेश्चन कहता है कि D0 आपके पास में कितना है। मान लीजिए मैं एक अलग क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। D0 मान लीजिए 9.8 है, ठीक है। ₹9.8 है D0। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ईपीएस जो है वो आपका कितना है। ईपीएस मान लेते हैं 20 रुपीज़ है, ठीक है। ये रुपीज़ में है, ओके। इसके बाद मैं कहता हूँ टारगेटेड पे आउट रेशियो, टारगेट पे आउट, ठीक है। रेशियो जो है वो कितना है। रेशियो का मतलब ऑलवेज ये परसेंटेज में होता है, राइट। तो मैं कहता हूँ ये 60% है, ठीक है। ये कितना है, 60% है। और मैं कहता हूँ ए एफ जो एडजस्टेड फैक्टर जिसे हम कहते हैं, क्या है एफ का फुल फॉर्म, एडजस्टेड फैक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह सकता है एडजस्टेड फैक्टर इतना है। तो एडजस्टेड फैक्टर जो है वो आपका कितना है, 45%, ठीक है। ये आपको मैंने कह दिया। और मैं कहता हूँ कि D1 निकालिए आप। D1 कितना होगा ये निकालिए। तो सिंपली वैल्यू आप पुट करनी है, जो है आपको फॉर्मूला पुट करना है बस। तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है, टारगेटेड पे आउट रेशियो आपको दे रखा है, इसका मतलब है कि लिंटर मॉडल पूछ रहा है। टारगेटेड पे आउट रेशियो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला में आता है, वो है लिंटर मॉडल, ठीक है। तो सिंपली डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है। बताइए फॉर्मूला क्या है, D0, इसमें ऐड करेंगे फुल ब्रैकेट ईपीएस इनटू टारगेटेड पे आउट रेशियो, ठीक है। टीपी रेशियो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ओके। और इसमें आपको जो है क्या करना है, इनटू करना है। और इसमें से माइनस करना है D0 और ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ये पहले ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे, इसके बाद हम ए एफ इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए D0 हमें कितना गिवन है, 9.8। इसमें ऐड करेंगे ईपीएस कितना है, तो ईपीएस आपको गिवन है 20, ठीक है। टीपी रेशियो कितना है, 60%। डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जिसमें आपको एक पैराग्राफ में सारी चीज़ें गिवन होगी, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट। आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू को पुट करना है बस, ठीक है। D0 आपका कितना है, 9.8, ठीक है। और ए एफ कितना है, एडजस्टेड फैक्टर 45%, ठीक है। तो इसे सोल्व करना है, जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो 20 × 60%। सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करना है, राइट। तो इन -9.8 करेंगे। इसके बाद जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये 2.2 आई थिंक कुछ आएगा, इंटू 45% कर देना, ठीक है। इंटू 45%, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9.8 ऐसे कैसे ही रहने देंगे। पहले बाकी का सोल्व करेंगे, तो ये पूरे का पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.99 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9.8 में 0.99 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10 रुपीज़ 10.79, ठीक है। ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन। अगर लिंटर मॉडल सिलेबस में है तो एक ही क्वेश्चन, ये ही क्वेश्चन आपको करना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, इतना सा ही क्वेश्चन होता है, राइट। तो ये मैंने लिंटर मॉडल सेफोसाइड आपको कवर करवा दिया, इतना ही करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन सफिशिएंट है, राइट। तो ये मोर देन सफिशिएंट है, अगर आपके सिलेबस में है तो इतना ही करना है। इसमें आपका क्या ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है, रिविजन करने में भी 2 से 3 मिनट लगेगा, राइट। तो ये आपके पास में पूरे का पूरा सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये फोर्थ आपका पॉइंट है लिंटर मॉडल, ठीक है। तो चलिए लिंटर मॉडल भी हमने कवर करवा दिया। अब एक ही क्वेश्चन रहता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 जो मुझे करवाना है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, बाकी सारे आप जो है बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस मुझे एक क्वेश्चन करवाना है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और मैं देख रहा था वो एक और कोई क्वेश्चन जो मुझे करवाना हो, क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर मैं 6 कराऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा था कुछ यहाँ पे, जो लास्ट आपकी जो मॉड्यूल थी, ठीक है, जो ओल्ड सिलेबस कह सकते हैं हम, ठीक है, नवंबर 23 की मॉड्यूल, उसमें मॉड्यूल में मिस्टेक थी इसके सॉल्यूशन में। अब देखना ये है कि इस बार इन लोगों ने कुछ चेंजेस कराए या फिर वही वही आपका सॉल्यूशन जो है रिपीट करा है, वो देखेंगे हम जब सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद आईसीएम मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखेंगे, पहले हम अपना सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे क्या चेंजेस किया है, वो नहीं पता, राइट। इसके बाद ये आपका मोदी इलानी है एमएम अप्रोच, और मोदी गियानी अप्रोच, तो ये तो आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कि वगैरह आपको दे रखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 8 रुपये, ये सारी चीज़ें हैं, ओके, ये कर पाएंगे आप। इसके बाद नंबर 8 जो है वो न्यू एडेड क्वेश्चन है। चलिए न्यू एडेड तो सारे ही करवा देता हूँ, 8 नंबर और 9 नंबर भी कराऊंगा, तो टोटल 4 क्वेश्चन में कराऊंगा। इसके अलावा के सारे होमवर्क में रहेंगे, आपको होमवर्क सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो 5, 6, 8 और 9 के अलावा सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, ये 4 क्वेश्चन कराऊंगा और आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये 4 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपका चैप्टर खत्म माना जाएगा, ओके। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा चैप्टर और छोटा सा चैप्टर रहा, डिविडेंड डिसीजन, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है, आप नोट्स को अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये नोट्स आपके जो है ये रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में ख़त्म हो जाती है, ओके जी। तो ये चीज़ आपके पास में ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 4 क्वेश्चन कराऊंगा, डिविडेंड डिसीजन ख़त्म, इसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर ले लेंगे अपना लीवरेज, ठीक है। चलिए।